सीरियलाइबल नॉन सीरियलाइबल। देखो अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब मान लो कोई सीरियलाइबल जो है वो है, जो नहीं है वो नहीं है, तो अपन ने ऐसा करें कि पहले से ही उनको सीरीज़ में बना के चलें ताकि दिक्कत ही नहीं आए। तो इसके लिए कुछ प्रोटोकॉल यूज़ किए गए जाते हैं जो वहाँ तक जाने ही नहीं पड़े, इतनी कैलकुलेशन ही नहीं करनी पड़े, तो उससे पहले ही कुछ प्रोटोकॉल लगा देते हैं ट्रांजैक्शन के अंदर। मान लो 50 ट्रांजैक्शन आए थे तो वो पहले से ही उनको लगा देते हैं। तो इस तरह से दो प्रोटोकॉल होते हैं, मैं लॉक बेस प्रोटोकॉल और टाइम स्टाम्प प्रोटोकॉल। अब देख तो क्या होता है, एक इसमें टोटल 5 है। शेयर्ड एक्सक्लूसिव लॉक, शेयर्ड लॉक, ये एस लॉक भी कहते हैं इसको ना, ये रीड की परमिशन देता है, ठीक है। टू फेज लॉकिंग एक्सक्लूसिव लॉक होता है, ये रीड और राइट दोनों की परमिशन यहाँ से मिलती है। एक होता है स्ट्रिक्ट 2PL, ये इसी के प्रकार हैं 2PL के, रिगोरस 2PL और कंजर्वेटिव 2PL। देखो इसको अपन देखेंगे अब पूरे को। देखो ये है अपना, इसका कॉम्पैक्टिबल टेबल बोलते हैं इसको ना, इसको याद रखना। देख लो इसको, मान लो दो ट्रांजिशन है T1 और T2, यहाँ भी T2 और T2, अच्छा T1 और T1, ये दो T1 ट्रांजिशन है, और ये T2 और ये भी T2। अब मान लो T1 है और T2 है, इसको एस लॉक मतलब शेयर्ड एक्सक्लूसिव लॉक है, रीड परमिशन वाला। तो इसमें क्या है कि इसके पास कौन सा लॉक है, एस लॉक है, और T2 के पास भी कौन सा एस लॉक है। तो इसको क्या रीड राइट की परमिशन मिल जाती है, मतलब परमिशन मिल जाती है, रीड परमिशन मिल जाएगी इसको, एस लॉक है दोनों के पास। लेकिन अब ये देखो T2 है और यहाँ T1 है, इसके एक्सक्लूसिव लॉक है एक्स, रीड राइट परमिशन है इसके पास, रीड राइट परमिशन है, और इसके पास कितनी है, रीड की परमिशन है। तो कॉम्पेटिबल नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ परमिशन नहीं मिलेगी। T1 है और यहाँ पे एक्सक्लूसिव लॉक होगा ना कहीं भी, तो वहाँ पे क्या है कि परमिशन नहीं मिलेगी, सीधा सीधा है। ये देख लो कि यदि एस लॉक है और साथ में एक्सक्लूसिव लॉक है तो वहाँ पे परमिशन नहीं मिलेगी, ठीक है, वो ट्रांजिशन नहीं होगा, ठीक है। और जहाँ पे एस होगा वहीं पे आपको परमिशन मिलेगी, नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये है कि T1 और T2 दोनों रीड कर पाएंगे उसको, ठीक है। मतलब मान लो दोनों के पास एस लॉक है तो दोनों उसको रीड कर सकते हैं। मान लो एक रीड में है और दूसरा राइट में है, तो T2 को परमिशन नहीं मिलेगी, वो एक ही रहेगा साइड में, ठीक है, दोनों को में से किसी को भी, ठीक है। इस टेबल को याद कर लेना, ये ज़रूरी है, इसे कहते हैं कॉम्पैक्टिबल टेबल। और बाकी आगे अपन पढ़ेंगे डिटेल में। कॉम्पैक्टिबल टेबल तक हो गया। देखो एक बार फिर से बता देता हूँ कॉम्पैक्टिबल टेबल को। मान लो किसी के पास शेयर लॉक है और कोई और शेयर लॉक मांगता है तो उसको मिल जाएगा। यहाँ पे इसका मतलब ये T1 T2। यदि मान लो किसी के पास शेयर लॉक है और वो एक्सक्लूसिव लॉक चाहिए उसको, मतलब T2 ट्रांजेक्शन को, तो उसको नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे देख लो, मान लो T1 है, इसके पास एक्सक्लूसिव लॉक है तो उसको शेयर लॉक चाहिए तो उसको नहीं मिलेगा, और एक्सक्लूसिव है तो एक्सक्लूसिव तो मिलेगा ही नहीं। ये है अपना किसका, इसका कॉन्करेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल का, ठीक है। जो पहला अपना शेयर एक्सक्लूसिव लॉक वाला है वो इससे खत्म हो जाता है। ये अपन क्या पढ़ रहे हैं, शेयर एक्सक्लूसिव लॉक पढ़ रहे हैं अपन यहाँ पे, ठीक है। ये अपना फर्स्ट वाला है, ठीक है, इसके लिए बनाई है हमने कॉम्पैक्टिबल टेबल, ठीक है। अब इसके ना डिसएडवांटेज भी हैं कुछ। डिसएडवांटेज क्या है, इसमें सीरियलाइबिलिटी नॉट कंपलसरी, मतलब जरूरी नहीं है आप इसको सीरियलाइबिलिटी को अचीव कर ही पाए। रिकवरी 100% नहीं है इसमें, ना ये 100% है और ना ये 100% गारंटी है कि मिलेगा ही। और डेडलॉक और स्टारवेशन, ये दो प्रॉब्लम्स इसमें आ सकती हैं। डेडलॉक और स्टारवेशन बताऊंगा मैं थोड़ी देर में क्या होता है। डेडलॉक की प्रॉब्लम आ सकती है इसमें, स्टारवेशन की प्रॉब्लम भी आ सकती है, ठीक है। आप शेयर एक्सक्लूसिव लॉक आपको समझ में आ गया होगा इस टेबल से, बस इस टेबल को याद करना है, आपको कुछ याद नहीं करना, ठीक है। शेयर लॉक का मतलब होता है रीड की परमिशन देना,
एक्सक्लूसिव लॉक रीड और राइट दोनों की परमिशन देता है। शेयर लॉक सिर्फ रीड की परमिशन देता है और एक्सक्लूसिव लॉक रीड एंड राइट दोनों की परमिशन देता है। ठीक है, ये चीज याद रखना। अब आ जाते हैं अपने टू फेज लॉकिंग में। देखो टू फेज लॉकिंग में दो फेज होते हैं, इसीलिए इसको टू फेज लॉक कहते हैं। एक होता है ग्रोइंग फेज और दूसरा होता है श्रिंकिंग फेज। देखो ग्रोइंग फेज का मतलब होता है लॉक एक्वायर नॉट रिलीज, मतलब इसमें आप लॉक ले सकते हो पर दे नहीं सकते, मतलब अनलॉक नहीं कर सकते उसको। ठीक है, शेयर लॉक में मतलब और किसी को मतलब लॉक मिलेंगे, यहाँ पे लॉक रिलीज नहीं होंगे। श्रिंकिंग का मतलब होता है लॉक रिलीज ही होंगे, मतलब जो लॉक मिले हुए हैं ना ऑलरेडी उनको रिलीज किया जाएगा और कोई लॉक नहीं लिया जाएगा। मतलब एक बार तुम आ गए श्रिंकिंग फेज में तो आप लॉक ले नहीं सकते। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, देखो एग्जांपल दिया हुआ है हम, मान लो ये कोई ए है, इसके पास शेयर लॉक है तो इसको ये लॉक मिला, किसी ने शेयर लॉक ले लिया। फिर बी आया, उसने शेयर लॉक ले लिया। सी आया, इसने शेयर लॉक ले लिया। तो यहाँ पे सिर्फ लॉक मिल रहे हैं, ठीक है, रिलीज नहीं हो रहे। और फिर एक बार फिर अनलॉक, फिर ए को अनलॉक कर दिया। अब ए को अनलॉक किए तो श्रिंकिंग फेज स्टार्ट हो गया यहाँ से। अब आप ये क्या नहीं कर सकते, एक्वायर नहीं कर सकते लॉक, नो एक्वायर लॉक, मतलब लॉक एक्वायर नहीं होंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लॉक एक्वायर नहीं होंगे। ठीक है, इसीलिए इसको टू फेज लॉकिंग कहते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है देख लो, इसके अंदर अपन को क्या क्या मिल जाता है। सीरियलाइजेबिलिटी तो 100% अचीव हो जाती है इसके अंदर, पहले वाले में नहीं हो रही थी ना, उसमें शेयर एक्सक्लूसिव लॉक में नहीं हो रही थी। ठीक है, इसके अंदर सीरियलाइजेबिलिटी तो 100% मिल जाएगी। रिकवरेबिलिटी और डेडलॉक और स्टारवेशन, ये तीन है समस्या, ये अभी भी बनी हुई है अपनी, ये भी आ सकती हैं, है ना, ये अभी भी आ सकती हैं, इसीलिए अगली मेथड यूज की जाती है। ठीक है, अगली मेथड देखते हैं अपन अपना। अब आ गया स्ट्रिक्ट 2PL, ये भी दो फेज है, वही सेम वही चीज है। स्ट्रिक्ट 2PL में मतलब उसी की तरह से बेसिक 2PL है ना अपने, इसी की तरह से इसमें भी मतलब टू फेज होंगे, श्रिंकिंग फेज और है ना। इसके अंदर पता है क्या होगा, रिलीज आफ्टर कमिट और अबॉर्ट। इसमें एक्सक्लूसिव लॉक होगा। ठीक है, एक्सक्लूसिव लॉक क्या करेगा, रिलीज आफ्टर कमिट और अबॉर्ट, मतलब जो एक्वायर कर लिया ना इसने तो उसको वो तभी हटाएगा, या तो वो कमिट हो या अबॉर्ट हो, तभी वो मतलब नेक्स्ट वाले को लेगा अपने। ठीक है, एक्सक्लूसिव लॉक का मतलब पिछले वाले में बताया था ना, मतलब एक्सक्लूसिव लॉक होगा उसके पास, न तो वो शेयर लॉक लेगा और न ही वो एक्सक्लूसिव लॉक लेगा। तो ना तो इसके पास मतलब एक्सक्लूसिव लॉक जब इसके पास है, जब ये एक्सक्लूसिव लॉक पर काम कर रहा है 2PL, तो इसमें क्या होगा कि कमिट होने के बाद ही वो अगले वाले को क्या करेगा, शेयर लॉक देगा, या तो वो अबॉर्ट हो जाए या फिर बाहर निकल जाए या फिर कमिट हो जाए, तभी नेक्स्ट वाले को मिलेगा। अब देखो इसके अंदर क्या फायदा है अपन को, इसके अंदर सीरियलाइजेबिलिटी और रिकवरेबिलिटी दोनों तो 100% मिल जाती है, पर डेडलॉक और स्टारवेशन ये दो अचीव नहीं हो पाते, इसकी ये प्रॉब्लम है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं अपना। देखो ये सब इंटर रिलेटेड है, इनको अलग अलग मत देखना। ठीक है, फिर बेसिक टू फेज लॉकिंग यही है अपनी वाली, है ना, ऊपर वाली जो हमने की है वही है, बस इसके अंदर क्या जोड़ दिया, एक्सक्लूसिव लॉक और जोड़ दिया, इसलिए इसको स्ट्रिक्ट 2PL इसको कहते हैं। मतलब स्ट्रिक्ट 2PL का मतलब क्या हो रहा है, बेसिक 2PL प्लस एक्सक्लूसिव लॉक। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, बेसिक 2PL प्लस एक्सक्लूसिव लॉक। ठीक है, मतलब ऊपर वाले में एक चीज और ऐड कर दी हमने, एक्सक्लूसिव, और इसको बना दिया क्या, स्ट्रिक्ट 2PL। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या अचीव हो जाता है बता दिया, सीरियलाइजेबिलिटी और रिकवरेबिलिटी, डेडलॉक और स्टारवेशन की प्रॉब्लम अभी भी बनी हुई है, ये दोनों बताऊंगा मैंने। अब आ जाते हैं अपने रिगोरस 2PL पर, शेयर्ड एंड एक्सक्लूसिव लॉक। इसके अंदर तो 2PL तो है ही, उसके अंदर पिछले वाले में एक्सक्लूसिव लॉक लिया था, इसमें शेयर्ड और एक्सक्लूसिव दोनों लॉक लेते हैं। अनलॉक आफ्टर कमिट, कमिट के बाद ही अनलॉक करेगा। ठीक है, अब इसमें क्या क्या अचीव हो जाता है, जब वो पीछे वाले हैं सारे, तो बस इनका नाम चेंज करके इसमें एक एक चीज और ऐड करती है, बाकी कुछ भी नहीं है।
इसमें क्या क्या अचीव हो जाता है अपना, सीरियलाइबिलिटी और रिकवरेबिलिटी, दोनों तो 100%, डेडलॉक और स्टारवेशन ये दोनों अभी भी बने हुए हैं, मतलब में भी ये आ सकते हैं। अब आ जाते हैं अपने, देखो कोई भी चीज ना 100% नहीं होती, दिक्कतें तो आएंगी आएंगी, ठीक है। अब कंजर्वेटिव 2PL, ये कंजर्वेटिव 2PL है। देखो इसमें क्या होता है, इन दिस ट्रांजेक्शन ऑल लॉग आर प्रोवाइड बिफोर द ट्रांजेक्शन इफ अवेलेबल। देखो यदि लॉग मान लो कोई आई ट्रांजेक्शन अपने पास होने के लिए, तो क्या होता है कि उसको ना पहले से ही लोग दे देते हैं कि भाई है ना तो तुम ले लो पहले से। देन ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूटेड इफ नॉट लॉग अवेलेबल, तब तो उसको ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूशन के लिए भेज दिया जाता है। यदि अवेलेबल ही नहीं है तो उसको वेटिंग लिस्ट में लगा देते हैं। इसका मतलब समझ रहे हो आपकी, मतलब उसको सिस्टम में आने ही नहीं देते, पहले उसको हटा के रखते हैं सिस्टम में आने से पहले मान लो कोई लगी हुई है, पहले किसी को एक्सक्लूसिव लोग या दोनों लोग मिले हुए हैं, तो उसको क्या है कि इसको वेटिंग लिस्ट में रखते हैं, कि वेटिंग लिस्ट में लगा देते हैं ना अपने। वैसे ये वेटिंग लिस्ट में, जैसे हम ट्रेन की जो टिकट बुक करते हैं तो अपनी वेटिंग लिस्ट होती है उसमें, तो वैसे इसमें को क्या है कि वेटिंग में लगा देते हैं इसको। अब इसमें क्या होता है, नो लॉग नॉट अवेलेबल दैन ट्रांजेक्शन एट वेटिंग स्टेट, कंजर्वेटिव 2PL नॉट फेसिबल सोल्यूशन, मतलब ये सुटेबल सोल्यूशन नहीं माना जाता, इसको कंजर्वेटिव 2PL को नहीं माना जाता क्योंकि काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है ना। अब देखो इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो देख लेते हैं। देखो सीरियलाइबिलिटी, रिकवरेबिलिटी, डेडलॉक और स्टारवेशन ऑल अचीव, बट ये सभी ना अचीव हो जाते हैं, इसके अंदर सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। नॉट पॉसिबल, नॉट प्रैक्टिकल, बट दिस इज मेथड। देखो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई समस्या नहीं आती, देखो अपनी इतनी सारी है, फिर भी अपना अकाउंट कई बार अपने ट्रांजेक्शन करते कई बार फंस जाते हैं ना अपने पैसे, फिर वो बोलता है कि 24 घंटे मिलते हैं, कभी 7 दिन वर्किंग टाइम में ऐसे कहे आपके वापस आ जाएंगे, तो समस्या तो आती है ना, मतलब समस्या तो आएगी ही आएगी, मतलब ये 100% सॉल्यूशन नहीं है इसका कोई भी, मतलब समस्या तो आती ही है, आती है ना, अपने कई बार अपने पैसे फंस जाते हैं, ठीक है। वैसे ही देखो डेडलॉक क्या होता है, सिस्टम बिजी फॉर अनलिमिटेड टाइम, मान लो सिस्टम बिजी हो गया अनलिमिटेड टाइम, इसका मतलब क्या है कि वह डेडलॉक हो गया। डेडलॉक का मतलब होता है कि हम ट्रांसमिट कर रहे हैं पैसे, तो वो रुक गया वहीं पे, रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा, बस वहीं पे रुक गया, फिर अपन को कुछ बैग जाते हैं, उसको मिनिमाइज करते हैं, तो क्या वो चलता रहता है, वो क्या है डेडलॉक में चला गया। डेडलॉक में चले जाने के बाद वो सिस्टम क्या करता है कि किसी दूसरी प्रोसेस को भी नहीं होने देता, ऐसी कंडीशन को क्या कहता है डेडलॉक, मतलब वो घूम रहा है चारों तरफ, बस घूम रहा है, कोई ट्रांजिशन बस कंप्लीट नहीं हो रहा, ठीक है। और स्टारवेशन का मतलब सिस्टम बिजी फॉर सम टाइम, सिस्टम क्या होता है कि मतलब हम लगते तो उस काम को करने में 5 मिनट ही है, लेकिन वो लगा हुआ है, घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, और फिर मतलब कंप्लीट तो हो रहा है वो, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है, ऐसी सिचुएशन को क्या कहते हैं स्टारवेशन, ठीक है। आपको समझ में आया होगा ये पूरा सिस्टम जो भी है, एक बार फिर से देख लेना समझ में नहीं आए तो। अब आ जाते हैं अपने टाइम स्टाम्प प्रोटोकॉल पे। देखो टाइम स्टाम्प प्रोटोकॉल क्या होता है, इस टीएसपी मतलब इन टीएसपी मतलब टाइम स्टाम्प प्रोटोकॉल में एवरी ट्रांजेक्शन हैव टाइम स्टाम्प यूनिक नंबर। मान लो तो जो भी ट्रांजेक्शन अपने पास आया है T1 T2 T3 जैसे कि एग्जांपल में लिखा हुआ है, तो उस पर एक स्टाम्प लगा दिया जाता है, एक टाइम स्टाम्प, मतलब एक नंबर दे दिया जाता है उसको यूनिक, जैसे कि इसको दे दिया 9, यदि 9 बजे आया मान लो इसको 9 नंबर दे दिया, 10 बजे आया इसको 10 नंबर दे दिया, 11 बजे आया इसको 11 नंबर दे दिया। तो इसमें क्या सिस्टम होता है, ओल्डेस्ट हैव लेस टाइम, मतलब जो लेस टाइम स्टाम्प, मतलब जिसका टाइम स्टाम्प सबसे लेस होगा ना वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, एंड न्यूअर हैव हाईएस्ट, मतलब जो बाद में है उसको हाईएस्ट नंबर मिला हुआ है, हाईएस्ट टाइम, तो वो क्या होगा, वो बाद में एग्जीक्यूट होगा। इसका मतलब ये है कि जो भी ट्रांजेक्शन आई उसको पहले से एक ठप्पा लगा दिया उस पर कि तू इतने बजे आया है तो तेरे को इसके बाद एंट्री मिलेगी, एक तरह से उसको जैसे टोकन दे दिया ना, कि टोकन दे दिया तेरे इतने इतने बजे बाद तेरा नंबर आएगा, तो ऐसे सिस्टम को क्या कहते हैं टाइम स्टाम्प प्रोटोकॉल, ठीक है। इजी सा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, एक बार फिर से देख लेना।
टीएसपी का मतलब टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल है। ठीक है। जो देखो ये देख लो एग्जांपल देख लो, मान लो D1 9 बजे आया, ये 10 बजे आए, तो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा ना, जो सबसे पहले आया ना वो पहले जाएगा एग्जीक्यूशन के लिए। दो ये देखे ये बाद में एग्जीक्यूट होगा T1 के, और ये सबसे बाद में एग्जीक्यूट होगा। इसी का मतलब होता है टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल, टीएसपी। सिंपल सा है ना। अब आ जाते हैं अपने इंडेक्सिंग पे। इसी चैप्टर को आज खत्म कर देंगे यहीं पे अभी, ठीक है। और इसी के साथ आपकी वो भी कंप्लीट हो जाएगी। चलो इंडेक्सिंग लास्ट टॉपिक है DBMS से एडवांस पार्ट का, इसके बाद कोई टॉपिक है नहीं, और होगा तो बाद में कोई बच गया होगा तो मैं बना देंगे उस पर भी एक वीडियो। देखो इंडेक्सिंग क्या होता है? इंडेक्सिंग इज ए डाटा स्ट्रक्चर। इंडेक्सिंग एक डाटा स्ट्रक्चर है। 2 टाइप की होती है। देखो इंडेक्सिंग पे और भी टाइप है, लेकिन मेनली 2 टाइप की होती है, डेंस और स्पेयर, ऑल वैल्यू, टॉप वैल्यू। देखो इसका मतलब क्या होता है? मान लो कोई ये ऐसा दे रखा है, कोई लिस्ट दे रखी है ना, तो इंडेक्सिंग कर रहे हैं, तो ऑल वैल्यू इंडेक्सिंग। डेंस में क्या होता है? ऑल वैल्यू ली जाती है, 1 2 3 सभी ले लिया, पूरे की इंडेक्स बना दी, मतलब एक एक चीज की। और स्पेयर में क्या होता है कि इनका ग्रुप बना देते हैं, जैसे ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, तो इनके टॉप वाली वैल्यू लिखते हैं। इससे क्या होता है कि मान लो कोई आया सर्च करने के लिए, वो इसमें सर्च किया, इसमें सर्च किया, तो इसमें डेंस में क्या होता है कि ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि वो सब पे चेक करेगा। और अपन को पता है, मान लीजिए ये पता चल जाए कि वो 6 पे है, मतलब 5 से लेके 8 के बीच में है, तो अपन सीधा इसी में जा देंगे 5 वाले में, इसके अंदर जल्दी से सर्च करते हैं। तो स्पेयर में क्या होगा? सर्चिंग टाइम कम लगता है अपना। अब देखो मेन यूज क्या है इंडेक्सिंग का? यूज टू परफॉर्म ऑप्टिमाइजेशन ऑफ डीबी, रिड्यूस द डिस्क एक्सेस। मतलब डिस्क को एक्सेस करने का टाइम कम लगता है ना इससे। मतलब वैसे ढूंढेंगे जाके तो काफी टाइम लगेगा, इंडेक्सिंग से जल्दी से अपन को वो जो भी अपन जैसे पेज होते हैं अपने, तो अपन स्टार्टिंग में देख लेते हैं अपने इंडेक्स में जाके कि क्या क्या कौन सा टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं, फिर उसका पेज नंबर देख के डायरेक्ट वहां चले जाते हैं। तो ऐसे ही अपना टाइम रिड्यूस हुआ ना, नहीं तो एक एक पेज पलट के देखना पड़ता अपन को। तो यही फायदा है इंडेक्सिंग का। अब देखो इंडेक्सिंग 4 टाइप की होती है। वैसे तो 2 टाइप की होती है, मल्टी लेवल और सिंगल लेवल। सिंगल लेवल के तो ये 3 पार्ट, प्राइमरी, क्लस्टर और सेकेंडरी, ये हैं सिंगल लेवल के। और मल्टी लेवल का एक है ही मल्टी लेवल। तो देखो सिंगल लेवल में देखो इसके अंदर क्या पूछ लेते हैं अक्सर क्वेश्चन की, ऑर्डर्ड है। वैसे तो मैंने जब सिलेबस बताया था उसमें भी ये चीज बता दी थी, प्राइमरी, क्लस्टर और ऑर्डर। इनको देखो ये टेबल याद रखना, आपको कुछ याद नहीं रखना, क्योंकि इस टेबल पे आता है क्वेश्चन आता है। देखो ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड कौन कौन सी इंडेक्सिंग है? ऑर्डर्ड इंडेक्सिंग, प्राइमरी इंडेक्सिंग ये, और क्लस्टर इंडेक्सिंग ये वाली, ये दोनों ऑर्डर्ड हैं। और ये दोनों जो क्या है? स्पेयर है, स्पेयर टाइप की है, ठीक है। और की टाइप की कौन सी है? प्राइमरी। और क्लस्टर क्या है? नॉन की टाइप की है। और नॉन ऑर्डर में सेकेंडरी है। और सेकेंडरी में भी 2 टाइप होते हैं, डेंस और स्पेयर, ठीक है। इसको टेबल को अच्छे से इसको याद कर लेना। अब मल्टी लेवल क्या होती है? देखो बी ट्री, इसमें 2 होती हैं, बी ट्री और बी प्लस ट्री। ये बैलेंस ट्री है, याद रखना। मल्टी लेवल का किसने पूछता कौन सा है, तो उसमें डायरेक्ट ऐसे बाइनरी आता है लिखा हुआ, तो बाइनरी कभी मत लिख देना, बाइनरी नहीं होगा, बैलेंस ट्री होगा इसका आंसर। तो मल्टी लेवल इंडेक्सिंग में कौन से किसका यूज किया जाता है? तो बैलेंस ट्री का यूज किया जाता है, बाइनरी ट्री का यूज नहीं किया जाता। ऑप्शन में बाइनरी ट्री जरूर देता है जब भी वो क्वेश्चन पूछता है, तो अपन झट से बी देखा और बाइनरी पे टिक करके आ जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बैलेंस ट्री। इसी के साथ आपका DBMS कंप्लीट हो जाता है। इसको एक बार फिर से देख लेना, ये इस पे क्वेश्चन आता है की और नॉन की, ये याद देख लेना ढंग से। की और नॉन की, प्राइमरी और सेकेंडरी की भी होती है और नॉन की भी होती है। और जो प्राइमरी होती है वो की वाली होती है, और क्लस्टर्ड होती है वो नॉन की होती है, ठीक है। और नॉन ऑर्डर में तो सेकेंडरी आती है, और ऑर्डर में प्राइमरी और क्लस्टर दोनों आते हैं, ठीक है।